हेलो फ्रेंड्स, मेंटर माइंड क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आज भी हम इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज हमारा ये तीसरा सेगमेंट है, तीसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 34, इसके पहले हम 33 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पूछा गया है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? वैशाली में, कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में या श्रावस्ती में? तो अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। यहाँ पर 250 बीसी में, 250 और 51 बीसी में, 250 और 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी? तो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत। और इस तृतीय बौद्ध संगीत में जो शासक था वो था अशोक। तो शासक कौन था? शासक था अशोक। और इस संगीत का जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्तिस। तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष वो था मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। ये तृतीय बौद्ध संगीत की घटना हो गई। चौथा क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं। तो ये गुफाएं जो हैं वो एलोरा महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और इस एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। यानी जो बौद्ध है, हिंदू है और जैन है, इससे संबंधित चित्र कहाँ मिलते हैं? तो एलोरा में मिलते हैं, जिसके निर्माता राष्ट्रकूट थे। अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलिफेंटा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। एलिफेंटा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो दक्षिण के पांड्य राजवंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। यानी पांड्य की राजधानी यही सुमेलित है। पहला वाला ही क्या है? सुमेलित है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो काकतीय वंश की राजधानी कहाँ जाएगी? वारंगल। क्लियर? अभी जान लीजिए, काकतीय को वारंगल से मिला दीजिए। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। और यादव वंश की राजधानी देवगिरी। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा तब तो, है ना। कौन सा सही सुमेलित है? तो मदुरई जो है वो पांड्य राजवंश की राजधानी थी। चलिए, ये सही सुमेलित है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। चलिए, ये नहीं सुमेलित है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो ये भी सुमेलित है। और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। तो यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। यानी दो सुमेलित हैं और दो सुमेलित नहीं हैं। तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही हो सकता है, दोनों सही है ना। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो जिसमें दो सुमेलित हैं, एक होयसल और एक मदुरा पांड्य। तो काकतीय की राजधानी क्या हो जाएगी? यही नोट कर लीजिए, काकतीय की राजधानी क्या हो जाएगी भैया? तो काकतीय की राजधानी हो जाएगी वारंगल।
और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र सही है। यादव की राजधानी देवगिरी, यादव की कहाँ हो जाएगी, तो देवगिरी, देवगिरी। और फिर पांड्य की मदुरा सही है, होयसल की द्वार समुद्र सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है। तो यह मुख्य रूप से गीता में कहा गया है और गीता महाभारत का ही एक पार्ट है। किस में कहा गया है, तो गीता में कहा गया है और गीता महाभारत का एक अंग है, पार्ट है कह सकते हैं। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, किसने, पाणिनि ने की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। निम्नलिखित में कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो अमोघ वर्ष एक शासक था, ये जो अमोघ वर्ष है अपने पिता के अभियानों में श्री मावन नामक स्थान पर, कौन सा स्थान था, श्री मावन नामक स्थान पर, मावक नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे। इनके पिता कौन थे, तो अमोघ वर्ष के पिता जो थे वो पिता राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड कह सकते हैं आप, गोविंद थर्ड है ना, राष्ट्रकूट गोविंद, अमोघ है ना, गोविंद जिस राष्ट्र का शासक होगा वो राष्ट्र अमोघ हो जाएगा, है कि नहीं। अमोघ का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई हत्या ना कर सके, अमोघ है वो। तो गोविंद जिस देश का शासक हो जाएगा, गोविंद जिस राष्ट्र का शासक हो जाएगा, वह राष्ट्र क्या हो जाएगा, अमोघ हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, यानी गोविंद जिस राष्ट्र का शासक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमोघ हो जाएगा। बस ऐसे मिला के याद कर सकते हैं, है ना। ये उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे, कौन, जो गोविंद तृतीय थे, ये उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे, उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे, अभियान से वापसी। तब श्री मावन नामक स्थान पर अमोघ वर्ष का जन्म हो गया। तो अमोघ वर्ष के पिता कौन थे, गोविंद तृतीय। अब जिस देश का शासक, जिस राष्ट्र का शासक गोविंद होगा वो अमोघ हो जाएगा, ऐसे याद करना है। जिस राष्ट्र का शासक गोविंद हो जाएगा वो राष्ट्र क्या हो जाएगा, अमोघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आज ज्यादा नहीं, बस जितना है उतना ही अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। इसने क्या लिखा है, मेगस्थनीज ने, तो इस मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इंडिका लिखी है। और किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस भारत आया था किसके शासनकाल में, तो वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, है ना। और ये जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल, यानी जहांगीर के दरबार में जो दूसरा शिष्टमंडल आया, दूसरा शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। और कब आया था, तो 1615 और 17 की घटना है। और ताम्सरो के गुरु का नाम था टेरी, यानी जो ताम्सरो हैं इनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे टेरी। और ये 3 वर्षों तक भारत में रहे, लगभग 3 वर्ष भारत में रहे ये लोग। जबकि
जहांगीर के ही शासनकाल में प्रथम अंग्रेज राजदूत जो जेम्स प्रथम का राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस, है ना। हॉकिंस का कुकर आया था किसके लिए? जहांगीर के लिए। जेम्स ने जहांगीर के लिए हॉकिंस का कुकर भेजा कि भैया इसी में खाना बनाना, इसमें दाल और चावल बहुत जल्दी पक जाता है। तो जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। कब? 1608 से लेकर के 11 तक, और इसे 400 का मनसब जहांगीर ने दिया था। इसे हॉकिंस को 400 का मनसब और खान की उपाधि दी थी, है ना। जेम्स प्रथम जहांगीर से कहें कि देखो हम तो लिए हॉकिंस कुकर भेजी थे, तो ये हॉकिंस कुकर में अगर दाल बनेबो चावल बनेबो तो जल्दी से हो जावा करी। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो इसमें कुछ पुस्तकें हैं, तारीख़ हिंद है, तारीख़ दिल्ली है, तबकात नासरी है, और एक पुस्तक मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तारीख़ हिंद अथवा तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद की रचना प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी ने की थी, है ना। तो तारीख़ हिंद का मतलब एक का सी, तो सी का आपको लगाना है अलबरूनी, सी का मतलब अलबरूनी। तारीख़ दिल्ली के प्रसिद्ध इतिहासकार सूफी संत अमीर खुसरो ने की थी। रेहला की रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, तो रेहला का संबंध इब्न बतूता से, मैं यही लिखे दे रहा हूँ, रेहला का संबंध इब्न बतूता। रेहला किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा। फिर तारीख़ हिंद के रचयिता कौन है? तो अलबरनी है। तारीख़ हिंद का मतलब अलबरूनी। फिर तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो, ये किसके लेखक हैं? ये खुसरो यहाँ है। कौन? तारीख़ दिल्ली, ये किसकी रचना कौन है? अमीर खुसरो हैं। फिर मोरक्को निवासी इब्न बतूता जो था उसने रेहला, और मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासरी, तो तबकाते नासरी कौन लिखा? सिराज। मिनहाज ने लिखा तबकाते नासरी। क्लियर हो गई बात? यानी तारीख़ हिंद अलबरूनी, तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो, और रेहला के रचयिता इब्न बतूता, और जो तबकाते नासरी है वो मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा राजघराने से संबंधित थे? तो छत्रपति शिवाजी भोसले राजघराने से संबंधित थे। किस राजघराने से? तो भोसले राजघराने से शिवाजी संबंधित थे। शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाया। कौन सा युद्ध नीति? मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो आप ये भी जान लीजिए कि मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने या औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? तो वह युद्ध पद्धति थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो आज के लिए बस इतना ही। चौथा वीडियो हमारा कल आएगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 42 के आगे से अध्ययन करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।